वर्ष 1861 ईस्वी में उदयपुर के समीप खैरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रवों की घटना सामने आई। 1863 ईस्वी में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर ने कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया तथा सैनिक कार्रवाई व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया था। तत्पश्चात 1867 ईस्वी में खैरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिससे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया। 1872 से 75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांवों के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। 1863 से 73 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया। इनकी गतिविधियां मध्य भारत के सैलाना व झाबुआ राज्यों तक फैल गई। 1881 से 82 ईस्वी तक उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्यों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह राज्य का प्रतिनिधि था एवं लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा था तथा बारापाल के आसपास भीलों के झोंपड़ों को जलाया जा रहा था। फौज की इन कार्रवाइयों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगलों व पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति को लेकर रिखवदेव में डेरे डाले। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलखपाल का गमेती नीमा, पीपली का खेमा एवं सगातरी का जोएता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने रिखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 ईस्वी को भीलों के साथ समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने एवं विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया था, किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया था, किंतु डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया था, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी एवं जाति से बंजारा थे। स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा एवं उनके पुत्रों व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें आध्यात्म की ओर प्रेरित कर दिया था तथा वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने धूनी स्थापित कर एवं निशान लगाकर आसपास के क्षेत्र के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ किया। गोविंदगिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया और उन्हें अपनी दशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया था कि उनके वर्तमान शासक ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे एवं इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंदगिरी की उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा उनके अधिकतर एवं
राजा, उनके अधिकारी एवं जागीरदार चिंतित होने लगे थे कि उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे। अतः वे इन उपदेशकों तथा प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकलवाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी तथा समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा। सन 1908 ईस्वी में गोविंदगिरी ने राजपुताना छोड़कर 1910 तक कृषक के रूप में गुजरात के सूंत एवं ईडर राज्य में भीलों के लिए कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थीं जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 ईस्वी के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सावास आए। वहां उसने धूनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरंभ किया। 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया तथा धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की शक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की तथा इनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे, बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंदगिरी की समानांतर सरकार चलने लगी, किंतु दूसरी ओर राजा व जागीरदारों द्वारा उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ईडर, सूंत, बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्यों तथा पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण राजस्थान के राज्यों व बम्बई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 ईस्वी में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उनका सभी सामान जब्त कर लिया व उन्हें उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती व औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंदगिरी व उनके शिष्यों को सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित कर दिया। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे तथा भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेशवाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे तथा साथ में राशन, पानी व हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों ने सूंत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया था। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों को जमावड़े व पालों में युद्ध के लिए तैयार कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां 104 वेलेजली राइफल्स की कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप व मशीन गनें तैनात कर रखी थी। वहीं से गोला बारूद दागने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची तथा भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे तथा 900 भीलों को बंदी बना लिया गया। इसके साथ ही गोविंदगिरी व पूंजिया को बंदी बना लिया गया था। गोविंदगिरी व पूंजिया को भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंदगिरी भारी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्हें अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया तथा 7 वर्ष के बाद इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे सूंत, डूंगरपुर,
बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले की झालोद नामक गांव में रहने लगे। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे।